चाहूं कि इस सरजमीन पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास के परिसर में बाबा साहब की 132वीं जयंती के पावन उपलक्ष्य में मंच को शोभायमान कर रहे सभी सम्मानित बंधु, दूर दराज से पधारे हुए समस्त युवाओं, बुजुर्गों, मात्र कर सको अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दे वो असर पैदा करो। चाहते हो मान सम्मान और स्वाभिमान से जीना है साथियों, तो घर घर में अम्बेडकर पैदा करो। बने सहारा बेसहारों के लिए, बने किनारा भ्रमित नावों के लिए, जो जिए अपने लिए तो क्या जी सके तो जी हजारों के लिए। कुछ ऐसी ही शख्सियत थी बाबा साहब। मैं इस बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में उन तमाम महापुरुषों को सत वंदन करना चाहूंगा जिन्होंने बाबा साहब को भी प्रेरणा दी। महात्मा ज्योतिबा फूले को मेरा नमन, सावित्रीबाई फूले को मेरा नमन, क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा को मेरा नमन, तमाम अनगिनत महापुरुषों की लिस्ट, संत रविदास जी को, संत कबीर, इन्होंने जो मुहिम छेड़ी उस मुहिम को ही बाबा साहब ने आगे बढ़ाया। आज हम लोग बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब की जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, बाबा साहब के संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं, तो गोलमेज की जो घटना मुझे याद आती है उसको भी मैंने पढ़ा। घर में बाबा साहब के बेटे की लाश पड़ी थी और उनको लंदन में गोलमेज सम्मेलन में जाना था। बंधुओं, अपने बेटे के अगर कुछ कट फट जाता है, कुछ छोटी मोटी चोट लग जाती है, हम लोग सारे काम छोड़ करके घर बैठ जाते, नहीं मेरे बेटे की तकलीफ है, मैं कहीं नहीं आ सकता। लेकिन बाबा साहब ने आपके हक अधिकारों को जाना, उनको पता था अगर मैं गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया तो इन करोड़ों बेटों की बलि दे दी जाएगी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि उनका भाई था बाबा साहब का। बाबा साहब के भाई ने कहा भीमा तू कहाँ जा रहा है, घर में बेटे की लाश पड़ी है। फिर भी बाबा साहब ने अपने आप को संभाला और आपकी पैरवी के लिए लंदन गोलमेज सम्मेलन में गए। तो गोलमेज सम्मेलन में आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे अंग्रेज ऑफिसर्स भी थे, भारत के प्रतिनिधि भी थे, महात्मा गांधी जी भी थे। तो भारत से बहुत सारे लेटर्स और पत्रिकाएं गई। कुछ लोग, दो तरह की लड़ाई थी, एक तो आजादी की और एक डिप्रेस क्लास, जिस तबके जो तबका वंचित तबका था उनकी पैरवी। तो कुछ लोगों ने कहा कि गांधी जी हमारी पैरवी करेंगे। उसके बाद में कुछ लोगों के लेटर्स लंदन गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों के गए कि हमारी पैरवी बाबा साहब करेंगे। तो जब गोलमेज सम्मेलन में बहस चल रही थी गांधी जी ने कहा इन पिछड़ों दलितों को अधिकार मिलना चाहिए। मैं इसके समर्थन में हूं, मैं इनके पक्ष में हूं। तब बाबा साहब बोले कि गांधी जी गांधी जी आप इन अछूत तबकों को, इन वंचित तबके को अधिकार देने के पक्ष में है। इस बात को मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन भारत में मानव को मानव ही नहीं समझा जाता, मानव को अधिकार देना ये तो बहुत बात है। भारत में मनुष्य को मनुष्य ही नहीं समझा जाता, मनुष्य को अधिकार देने की बात है। पहले आइडेंटिफाई तो करो वो इंसान है, अधिकार देने की बात बाद में आएगी। फिर सारे ऑफिसर्स थे, सारे गोलमेज प्रतिनिधियों को पता चला कि गड़बड़ कहाँ है, क्योंकि बाबा साहब ने झेला था, गांधी जी ने झेला नहीं था। गांधी जी को झेलने का अवसर नहीं मिला।
बाबा साहब ने बहुत झेला कि मैं कहाँ कमी रह गई। इस देश के अंदर आज हमारे लोगों को अभी पीओ साहब फरमा रहे कि आप मेहनत करो, आपको अवसर है। ये अवसर किसने दिया? जिस तरीके से इस देश के अंदर भारतीय संविधान लागू है, उस तरीके से इसी पैरेलल में एक बहुत बड़ी व्यवस्था इस देश के अंदर लागू थी। उस व्यवस्था में बहुत बड़ा गड़बड़। उस व्यवस्था में आज जो सानो सिकत की जिंदगी आप लोग जी रहे हो, उस व्यवस्था में आपको जानवर से बदतर समझा जाता था। तो बाबा साहब ने उस व्यवस्था का पूरा रीड किया कि गड़बड़ कहां है। बाबा साहब ने उस व्यवस्था को परखा कि वास्तव में इस व्यवस्था में मेरा जो वंचित तबका है उसको कहीं न कहीं स्पेशल कंपोजिशन लेने की जरूरत है, क्योंकि इनके साथ आज भी एक जानवर से बदतर व्यवहार होता है। इसलिए उनको अलग से कोई प्रावधान करना बहुत ही जरूरी है। आज हमारे लोग इस संविधान की वजह से लाड साहब बने हुए। आज हम जो लाड साहब की जो भाषा है, अंग्रेजी हुकूमत में जनरल लाडों का शासन हुआ करता था। जनरल लाड की हुकूमत होती थी और हम लोगों को पालना करनी होती थी। तो आम एक भाषा हो गई, छोटा मोटा कोई अगर कोई गड़बड़ करता है एड़ा कोई लाड साहब, ये जो लाड साहब की भाषा आपको पता होना चाहिए। बाबा साहब ने आपको लाड साहब बना दिया।